तो देखो पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने थोड़ा बहुत बताए थे। आज फिर से करते हैं। हम हर दिन क्या करते हैं, पीछे का रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या था? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यही था। तो रासायनिक अभिक्रिया बताए थे जब एक तत्व आपस में मिलकर या किसी अन्य तत्वों से मिल करके, ठीक ना, एक नया पदार्थ बनाता है, तो वह प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 लिए थे, प्लस में O2 लिए थे, तो क्या बना दिया था? 2H2O, ये जल बना दिया। तो ये आपस में, हाँ, ये आपस में मिला था, ये भी आपस में था, फिर दोनों जब मिल गया अलग अलग, ठीक ना, पदार्थ का अणु, तो जब आपस में अलग अलग पदार्थ का अणु मिला तो एक नया पदार्थ का निर्माण करा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया। और इसी अभिक्रिया को दिखाने के लिए देखो, हम हाइड्रोजन के लिए H का प्रयोग किया, ऑक्सीजन के लिए O का प्रयोग किया है, और जल का सूत्र हो गया तुम्हारा H2O। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए, ठीक है, हम कुछ ना कुछ संकेत का प्रयोग किए और कुछ ना कुछ सूत्र का प्रयोग किए। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए उसके सूत्रों और संकेतों का जो प्रयोग करते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? तुम्हारा रासायनिक समीकरण। तो ये पूरा जो होगा, ये क्या बन गया? तुम्हारा रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक, हम रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या क्या हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है वो देखे थे कि नहीं। पहला क्या था? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्पत्ति होता है। ठीक, दूसरा क्या देखे थे? अवक्षेप बनता है। और तीसरा क्या देखे थे? चौथा क्या देखे थे? ताप बढ़ता है या तो फिर घटता है, बढ़ेगा तो ऊष्माक्षेपी और घटेगा तो ऊष्माशोषी। पांचवा क्या देखे थे? अवस्थान परिवर्तन। तो ठोस से द्रव भी बन जाता है और द्रव से गैस भी बन जाता है। ये सब हम देख चुके थे बेटा। इसको उसके आगे देखें तो इसको हम बोले थे अभिकारक, बता थे कि नहीं। और इसको क्या बोले थे? प्रतिफल। तो अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ या पदार्थ का अनुभाग लगा वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल। अब तो पूरा याद हो गया होगा, रटा गया होगा, लगभग 3 दिन तक एक चीज बोले। उसके बाद देखें तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम हम तो डायरेक्ट लिख दें क्योंकि हमको पता था, तुम लोग को पता नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि जब भी अभिकारक को लिखेंगे ना तो बाईं ओर लिखेंगे, हम बताए लिखेंगे। इसलिए बात बता देंगे ना, ये अभिकारक जो हमारा अभिक्रिया का बायां ओर का जो हमारा पदार्थ का अणु है वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। और दायां ओर का अणु क्या कहलाएगा? क्लियर है? तो अभिकारक, जब दो अभिकारक को आपस में लिखते हैं ना, उसके बीच में प्लस का चिन्ह रहता है। क्या रहता है? प्लस का। तो पहला हम पॉइंट क्या देखें कि इसके क्या नियम है, रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम है। तो पहला नियम हम क्या देखें कि अभिकारक को जो है रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर लिखेंगे और प्रतिफल को जो है उसके दाईं ओर लिखेंगे। अभिकारक को किधर लिखेंगे? बाईं ओर। और प्रतिफल को कहाँ लिखेंगे? तो अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को, ये पहला पॉइंट है। दूसरा का बात करें तो अगर अभिकारक की संख्या या अभिकारक के अणुओं की संख्या एक या एक से अधिक होगा तो आपस में हम किससे लिखेंगे? प्लस चिन्ह करके लिखेंगे। अगर प्रतिफल भी 2 या 2 से अधिक होता है तो क्या चिन्ह देते हैं? प्लस चिन्ह करके लिखते हैं। तो दिक्कत है? माइनस नहीं लिख सकते हैं। नहीं, माइनस नहीं लिख सकते, इसलिए तो बोले प्लस। तो क्या देखें हम? पहला देखें कि हम अभिक्रिया के जो बाईं ओर होगा उसको अभिकारक बोलेंगे और दाईं ओर को लिखेंगे प्रतिफल बोलेंगे। ठीक, अभिक्रिया के बाईं ओर अगर एक या एक से अधिक पदार्थ के अणु रहेंगे तो प्लस चिन्ह से लिखेंगे, और अगर दाईं ओर भी या फिर प्रतिफल में भी रहेगा ना उसमें भी क्या लिखेंगे? प्लस चिन्ह लिखेंगे। अब अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रहा है उसको हम तीर के चिन्ह से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं? तीर के चिन्ह से दिखाते हैं अभिक्रिया किधर से किधर की ओर हो रहा है। तो अभिक्रिया बाईं से दाईं की ओर हो रहा है। अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है? बाईं से दाईं की ओर। 3 पॉइंट किधर हुआ? अभिकारक किधर लिखेंगे? बाईं ओर। प्रतिफल किधर लिखेंगे? दाईं ओर। अभिकारक में अगर एक या एक से अधिक अणु भाग लेंगे, ठीक, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? प्लस चिन्ह से लिखेंगे। अगर प्रतिफल के रूप में भी एक या एक से अधिक अणु का निर्माण होगा तो किस चिन्ह से लिखेंगे? प्लस चिन्ह से। क्लियर है? और अगर मान लो अभिक्रिया जिस दिशा में हो रहा है उसको हम एरो या तीर के द्वारा उसको दिखाएंगे। क्लियर नहीं आता? अब देखेंगे हम अभिक्रिया का संतुलन। क्या देखेंगे? अभिक्रिया का संतुलन। रासायनिक समीकरण तो लिख लिया। अभिक्रिया देखें, अभिक्रिया हुआ, इस अभिक्रिया को हम दिखाएं सूत्र और संकेत से। उसी सूत्र और संकेत से जो दिखाएंगे क्या बन जाएगा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के देखिए किस तरह इसका नियम है, हम रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसका संतुलन कैसे करेंगे। क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण है या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण है? तो रासायनिक समीकरण को 2 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में? 2 भाग में। एक तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित।
हो गया संतुलित। भिन्न वाला मात्रा नहीं लिखा हुआ। संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित। अब संतुलित किसको कहते हैं? इसके संतुलित और असंतुलित जानने से पहले एक चीज देखो, पदार्थ के अनस्वरता का नियम होता है। क्या था? पदार्थ के अनस्वरता, और नस्वरता मतलब उसका नाश नहीं होगा। और नाशवरता मतलब उसका नाश नहीं होगा। तो पदार्थ के और नाशवरता का नियम या अनस्वरता का नियम इसको बोलते हैं। यानी कि पदार्थ अगर कोई भी अभिक्रिया में कोई पदार्थ का अणु भाग ले रहा है, ठीक, या फिर प्रतिफल के रूप में कुछ पदार्थ के अणु का निर्माण हो रहा है, ठीक ना, तो उसके जो अणु होगा जितना तुम्हारा अभिकारक में रहेगा उतना ही प्रतिफल में रहेगा। उसके अणुओं का नाश नहीं होगा। क्या नाश होगा? नहीं होगा। हाँ, संख्या समान। यहाँ से हम क्या जाना? पदार्थ के नस्वरता के नियम से तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक हो, अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके मिलने के फलस्वरूप क्या बनेगा? प्रतिफल। उसमें जो है अणुओं का संख्या क्या होगा? समान होगा। क्या उसका अणु का नाश होगा? नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ के अनस्वरता का नियम। तो हम देखते हैं कि पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार क्या पदार्थ अभिकारक में जितना होगा उतना ही प्रतिफल में होगा कि नहीं? क्या नाश होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह एक नियम था। क्या? पदार्थ के अनस्वरता का नियम। तो हम देखना चाहेंगे कि क्या अभिकारक में जितना है, ठीक, ये क्या तुम्हारा अभिकारक है, तो अभिकारक में जितने अणु भाग लिए हैं, पदार्थ के जितने अणु भाग लिए हैं, क्या प्रतिफल में भी पदार्थ के उतने ही अणु हैं? अगर पदार्थ के उतने ही अणु जितने अभिकारक में भाग लिए थे उतना ही प्रतिफल में है, मतलब कि वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। बता समझ में? अगर पदार्थ के अणु जितने भाग लिए किसमें? अभिकारक में, और अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर प्रतिफल में भी उतने ही अणु का निर्माण हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वह रासायनिक समीकरण कैसा है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। और अगर जितने मेरे अभिकारक में भाग लिए थे और अगर उतना मेरा प्रतिफल के रूप में नहीं प्राप्त हुआ तो वैसे रासायनिक समीकरण क्या बोलेंगे? असंतुलित। तो जो रासायनिक समीकरण असंतुलित होगा उसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। बात क्लियर हुआ यहाँ तक? रासायनिक समीकरण दो भागों में बांट दिए, संतुलित और असंतुलित। संतुलित किसे कहते हैं? असंतुलित किसे समझ आ गया? बोलेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ या अभिकारक भाग लेते हैं, अभिकारक के अणु भाग लेते हैं और प्रतिफल के रूप में भी कुछ अभिकारक के अणु का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया के पूर्व जो अभिकारक के अणु भाग लिए थे या पदार्थ के अणु भाग लिए थे, अभिक्रिया के बाद ही उतने ही पदार्थ का अणु हमको प्राप्त हो गया तो वैसे रासायनिक समीकरण संतुलित। अगर उतना प्राप्त नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे? बात क्लियर हुआ? इसको मिटा दें। आज हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण का संतुलन। अच्छा, और एक इसमें था, और एक पॉइंट क्या था इसमें? समीकरण को संतुलित करने का नियम बता दिया, स्वतः का नियम बता दिया, अनुमान संतुलन सब क्या समझना? रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आता है समझे? दे देगा तुमको समीकरण, अब बोलेगा रासायनिक समीकरण का संतुलन करें। सिर्फ 10th में ही नहीं, 12th में भी आता है। 12th में 2 प्लस आ जाता है। 12th में कभी कभी 5 नंबर पूछ देता, 2-3 बोले देगा रासायनिक समीकरण, उसको बोलेगा संतुलित करें। आया बात समझ में? तो रासायनिक समीकरण का संतुलन करना बहुत जरूरी है और उसको सीखना पड़ेगा। इसको मिटाते और सीखते हैं क्या? रासायनिक समीकरण का संतुलन। ये लोग पढ़ लिए थे थोड़ा बहुत, अभी आगे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम और क्या बना दिया इसके फल MgCl2 + H2, MgCl2 + H2। सबसे पहले क्या जानना है? अगर पहले से तुम्हारा ये दिया हुआ रहेगा रासायनिक समीकरण, अगर पहले से रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, ठीक, तो पहले से जो दिया रहेगा उसमें 2 या जो भी लिखा रहेगा वो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा। लेकिन अगर हम लगाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, अगर हम अलग से नंबर को लगाएंगे तो उसको कहाँ लगाते हैं? आगे में। कहाँ लगाते हैं? उसको नीचे में नहीं लगाते, समझे? उसको कहाँ लगाएंगे? आगे में। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है? तत्व की पहचान करना। किसकी पहचान? तत्व की पहचान करना। अगर कोई तत्व कैपिटल लेटर में लिखा हुआ
इसमें लिखा है कैपिटल लेटर में, मतलब वो अकेला तत्व। जैसे यहाँ पर हम लेंगे तो हाइड्रोजन को लेंगे, ये अकेला तत्व है कि नहीं है, कैपिटल का बात करें। यहाँ पर देखो Mg एक साथ में है, Mg क्या है, यहाँ पर भी क्या है, एक साथ है। यहाँ पर Cl क्या है, यानी अगर एक ही तत्व लिखा रहे, एक ही तत्व का संकेत और वह कैपिटल लेटर में यानी बड़ी अक्षरों में लिखा हो, तो वह क्या होगा, तुम्हारा एक तत्व होगा। वो क्या होगा, एक तत्व होगा। और अगर मान लो एक बड़ा अक्षर में लिखा रहे जैसे M और एक छोटा अक्षर में लिखा रहे जैसे G, तो यह भी एक क्या होता है, तत्व होता है। यह भी एक क्या होता है, तत्व होता है। बात आया समझ में। अगर मान लो एक अकेले लिखा रहेगा तो एक तत्व है, एक बड़ा और एक छोटा के फॉर्म में लिखा रहेगा तब एक तत्व है। अगर मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया तो ये भी बड़ी लेटर में है और ये भी बड़ी लेटर में है, और दोनों बड़ी लेटर में तो क्या एक ही तत्व हुआ, तो ये अलग अलग तत्व हो गया। ये हो गया तुम्हारा कार्बन, ये क्या गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। इसी तरह अगर मान लो अगर हम ये लिख दें CO, क्या ये कार्बन और ऑक्सीजन है, क्योंकि एक है बड़ा और एक है छोटा। तो जब एक बड़ा और एक छोटा होता है तो तब ये पूरा एक में गिनती होता है, अलग अलग नहीं। यहाँ पर देखो अलग अलग तत्व था कि नहीं, एक था कार्बन और एक था ऑक्सीजन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा मिल के है कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। तो सबसे पहले तुम लोग को बोला गया था कि 1 से 30 तक याद करते हैं, याद हो गया, हाँ नहीं 20 तक नहीं करना है, 1 to 30 तक। क्लास 9th में दिया होगा परमाणु संख्या, परमाणु का संकेत, ठीक है ना, और इसका द्रव्यमान। तो ये 3 चीज कम से कम कहाँ तक करके रखना है, 20 तक, 30 तक, 30 तक। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक वही गया, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान और उसका संकेत कहाँ तक करके आना है, 30 तक। तो ये बात क्लियर हो गई। तो अगर मान लो कोई भी बड़ा मतलब उसका मम्मी और बाद साथ में उसका बेटा बेटी या बच्चा रहे, ये एक तत्व है कि अलग अलग है, एक तत्व। लेकिन अगर दोनों बड़ा बड़ा लिखा रहे तो क्या एक होगा, अलग अलग होगा। समझाया, बता इसी क्या है, इसका मम्मी है और इसका क्या है, बेटवा है। तो ये अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है, एक ही है। मम्मी और बेटा गोदी में रखा है, इसको कार्बन है और ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि दोनों मिला के कोबाल्ट है। कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं बल्कि दोनों मिला क्या है, कोबाल्ट है। और यहाँ पर बात करें तो कार्बन अलग है, ऑक्सीजन तो पूछेगा इसमें कितना तत्व है बता तो, और इसमें कितना तत्व है। बात आया क्लियर समझ में। तो आप अगर हम इसमें काउंट करना चाहें, गिनना चाहे गिन लेंगे बेटा इसको। अच्छा इसको एक बार तुम लोग गौर करके देखो आराम से। यार हो गया आता कोई दिक्कत इसमें। अब तब तुमको पहचान लोगे कि नहीं, पहचान लोगे तो अब इसको नीचे वाला को क्लियर कर देते हैं। ये अब हमको क्या करना है, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना है। क्या करना है, रासायनिक समीकरण का संतुलन। अब बताओ ये कितना तत्व है, एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, क्लोरीन यहाँ कितना है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन कितने बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है। तो अगर हम इसको संतुलित करेंगे, आगे में हम 2 लिख देंगे, हो जाएगा 2HCl। अच्छा देख लेते हैं पहले हम इसको, इस नियम का देखो नाम क्या, इस नियम का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड, शायद यही होना चाहिए। अनुमान विधि द्वारा संतुलन, क्या नाम है, अनुमान विधि द्वारा संतुलन। हिंदी में बोले ना तो अनुमान लगा के संतुलन करेंगे, इंग्लिश में बोले हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब डायरेक्ट हमको चेक करना है, जैसे मैग्नीशियम अभिकारक में क्या था, एक, और मैग्नीशियम प्रतिफल में क्या है, तो देखो बराबर है कि नहीं है। लेकिन क्लोरीन अगर हम देखें अभिकारक में तो कितना है, लेकिन प्रतिफल में कितना है, गड़बड़ा गया बात। हाइड्रोजन देखो इसमें अभिकारक में कितना है और प्रतिफल में भी कितना है, दोनों गड़बड़ हो गया ना रे। क्लोरीन और हाइड्रोजन का बात गड़बड़ हो गया। हम इसको संतुलित करने से पहले हम लिखेंगे एक डब्बा बना, क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे अभिकारक, या इधर हम यहाँ पर लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक ना, अभिकारक, इधर लिखेंगे प्रतिफल। तो अभिकारक का बात करें, हाँ अभिकारक में अगर बात करें इसमें तत्व क्या क्या था, तत्व और संख्या, तत्व और तत्व की संख्या। तो
तत्व कौन था? मैग्नीशियम था। इसमें कितना था? 1 था। फिर क्या था? हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन कितना था? और फिर क्लोरीन कितना था? और अगर बात करें प्रतिफल का, तो प्रतिफल में तत्व कौन कौन है? यही तीन होगा। इसमें मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम था 1। और फिर अगर बात करें क्लोरीन कितना था? और फिर हाइड्रोजन कितना था? 2। ये तो संतुलित के पहले था। नीचे में आप तो उसमें प्रतिफल में तो प्रतिफल में क्लोरीन 2 लिखे हैं। अच्छा यहाँ है, ये नहीं डायरेक्ट लिखना है, वही तो है। डायरेक्ट तत्व ना लिखना है। क्लोरीन तत्व यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। मैग्नीशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन। उल्टा उल्टा लिखा सही है। क्लोरीन पहले कर दो, हाइड्रोजन बाद में। अब अगर हम करें संतुलन तो यहाँ पर से मैग्नीशियम को कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन को दिक्कत है। देखो तो हाइड्रोजन कितना है? अगर हम एक लाइन से देखें तो मैग्नीशियम क्लियर है। हाइड्रोजन कितना है? 1। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो बताओ, इसको भी 2 पुराना पड़ेगा। और सबसे पहले ये हम बताएं कि जब हम अलग इससे कुछ देंगे ना तो आगे में देंगे कि पीछे में? आगे। या नीचे में देंगे? अगर पहले से लिखा रहेगा तो नीचे रहेगा, या पहले से जहाँ भी रहे। अगर हमको देना है तो कहाँ से देना है? आगे। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है। तो यहाँ भी अगर हम 2 दे दें तो हाइड्रोजन तो 2 पुर गया, हाइड्रोजन बड़ा हो गया पुर, कि हम तो संतुलित हो गए। कौन संतुलित हो गया? हाइड्रोजन संतुलित हो गया। मैग्नीशियम तो पहले से संतुलित था। देखो 1 और 1। हाइड्रोजन का बात करें तो अब ये हाइड्रोजन कितना हो चुका है? 2। और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना था? 2। तो हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है। अब क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन कितना है? 2। और यहाँ भी देखो 2 आगे में सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लगा है, पूरे HCl के लिए लगा है, पूरी HCl के लिए। तो 2 हाइड्रोजन के लिए भी और 2 क्लोरीन के लिए भी। अब बताओ क्लोरीन भी तो हो गया कि नहीं? तो ये था तुम्हारा संतुलन के पहले का बॉक्स। अब बनाएंगे संतुलन के बाद का। तो संतुलन के बाद का, तो संतुलन के पहले देखो इसको 2 बार लिखेंगे। एक बार डायरेक्ट समीकरण नहीं देंगे जो क्वेश्चन में दिया है। हाँ, दूसरे बार अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ना तो पहले जो बुक में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर में होगा उसको छाप देंगे। उसके बाद लिखेंगे जो क्वेश्चन में देंगे अभिकलन और प्रतिफल, ये डब्बा बना देंगे। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे कि संतुलन के बाद का समीकरण, संतुलन के बाद का समीकरण। उसके बाद ई वाला समीकरण को हम संतुलित करेंगे नीचे लिख के। तो पहली बार में क्वेश्चन रहेगा और ये बना देंगे जो था, ठीक। उसके बाद दूसरा बार में क्या करेंगे? संतुलित कर देंगे और फिर से बनाएंगे। अब फिर से सब बराबर हो गया कि नहीं? तो फिर से लिखेंगे Mg कितना हो गया? इधर भी 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, इधर भी प्रतिफल में करेंगे तो Mg 2 सब 2 हो जाएगा। ओ Mg अभी ना हुआ, एक ही है, Mg एक ही है। उसके बाद क्या था? क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। क्लियर है? तो इस तरह से हमको करना है। समझ में आया? और एक देखते हैं एग्जाम्पल, तब समझ में आया। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे दिया है AlCl3 प्लस CaOH, CaOH का होल 2 बना दे रहा है तुम्हारा AlOH का होल 3। और क्या बना दे रहा है? CaCl2। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको क्या करें? रासायनिक समीकरण का संतुलन करें। तो संतुलन करने से पहले हम इसी में लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं। अब बार बार कौन डिब्बा बनाएगा? तो इसी में क्या क्या था बता? तो एल्युमिनियम था और क्या था? क्लोरीन। बड़ी है और छोटी है, तो ये दोनों मिलके क्या पूरा? 1 पूरा। ये बड़ी है और छोटी है तो पूरा क्या? पूरा 1। ये बड़ी है और छोटी है, क्या कार्बन है ये अलग से? तो ये पूरा कैल्शियम है। ये क्या है? कैल्शियम। यहाँ पर देखो दोनों बड़ी दिख रहा है। तो ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग है। तो मेरा क्या क्या मिल गया? एल्युमिनियम मिल गया, क्लोरीन मिल गया, और क्या मिल गया? कैल्शियम मिल गया, और क्या मिला? ऑक्सीजन मिल गया और हाइड्रोजन मिल गया। बात क्लियर है? अब यहाँ से काउंट करो। एल्युमिनियम का गो है? 1 है, ठीक। क्लोरीन का गो है? यहाँ पर 3 गो है। कैल्शियम कितना है? अच्छा ये 2 OH पर है कि Ca पर है? सिर्फ OH पर, क्योंकि देखो ब्रैकेट लगा चुके हैं। सिर्फ किस पे है? Ca पर। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कैल्शियम कितना है? 1 है। अब OH ये जो 2 है सिर्फ H के लिए है कि O के लिए भी है? ये जो 2 है किसके लिए है? O के लिए भी है और H के लिए भी है ना। तो O मेरा कितना हो गया? 2। और हाइड्रोजन में कितना हो गया? 2। ये तो हुआ अभिकारक में। ये क्या हुआ? अभिकारक में। अगर प्रतिफल का बात करें तो एल्युमिनियम देखो यहाँ पर क्या हुआ है? 1। तो Al लिख देंगे कितना है? 1। उसके बाद
ओ आ गया ना, एक लाइन में लिखता है उसका क्या था, क्लोरीन था, तो क्लोरीन ने लिख देते हैं, इसका क्या था, कैल्शियम था, इसका क्या था, ऑक्सीजन था, Cl जो हट गया। समझिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Cl यानी क्लोरीन, क्लोरीन कितना है यहाँ, दो। दो, तो प्रतिफल में क्लोरीन 2, फिर इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, 1, इसके बाद क्या चाहिए, यहाँ देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है, ये 3, ये 3 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, क्या हाइड्रोजन के लिए, दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3, हाइड्रोजन में कितना हो गया, तो अब हमको बैलेंस करना है ना, देख रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक, कैल्शियम भी ठीक ठाक है कि नहीं, अब गड़बड़ हो गया क्लोरीन, गड़बड़ हो गया ऑक्सीजन, गड़बड़ हो गया हाइड्रोजन, तो हमको एक एक को पकड़ के करना है, एक लाइन से चलना है, इसे इसको हम फिर से एक बार साफ से लिख देते हैं, AlCl3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल कर देना प्लस कैल्शियम Cl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये दिया हुआ था पहले से, अब हमको करना है, ये तो क्वेश्चन था, ठीक, क्वेश्चन लिखे और इधर हम क्या लिख दिया, बॉक्स बना दिया, अब हम फिर से लिखे, अब इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 1 और यहाँ कितना है, तो इसको कुछ करने का जरूरत है नहीं है, क्लोरीन कितना है, और यहाँ क्लोरीन कितना है 2, अब देखो अगर हम यहाँ 2 देते हैं तो 3 गुना क्लोरीन कितना होगा, और अगर हम यहाँ 3 देते हैं 3 गुना क्लोरीन कितना होगा, मतलब अब करेंगे कैसे, हाँ करेंगे कैसे, ये वाला 3 इसमें ला देंगे और ये वाला 2 इसमें ला देंगे, अगर कुछ समझ में आया कैसे पूरा होगा, यही ला तो 3 आ गया, नहीं यार, देखो अगर यहाँ पर तुम्हारा एलसीएम नहीं आता है ना, तब हमको गुना करना पड़ जाता है, जैसे देखो 3 और 2 का एलसीएम आएगा, नहीं आएगा, तो डायरेक्ट इसका वाला 3 यहाँ डाल दो, इसका वाला 2 यहाँ डाल दो, सिंपल देखो हम बताओ, देखो समझो नहीं आता, अगर यहाँ मान लो कि 2 गो रहता और यहाँ मान लो 4 गो रहता, तो एलसीएम आएगा दोनों का, कितना आएगा 4 आएगा, मतलब हमको कितना पुराना पड़ेगा 4, यहाँ देखो एक्स्ट्रा में क्या है 2, यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 2, तो सिर्फ यही 2 देंगे, देखो 4 पूरा जाएगा, इधर देने की जरूरत पड़ा, क्या इसका वाला 2 यहाँ भेजना पड़ा या इसका वाला 4 यहाँ भेजना पड़ा, नहीं, तो जब एलसीएम नहीं आता है ना तो सीधा आंख बंद करके यहाँ भेज दो, यहाँ 2 था, सही है ना, उल्टा कर दो, तो इसका वाला 2 को क्या कर देंगे यहाँ और इसका वाला 3 यहाँ, कब जब एलसीएम नहीं आएगा, इधर कैल्शियम नहीं आ रहा था, गुना करना पड़ता, और गुना करके कितना आता 6, तो पुराना कितना पड़ेगा 6, वो इतना सोचना नहीं है तुमको, सीधा इसका वाला 2 यहाँ डालो और इसका वाला 3 यहाँ डालो, अब पूरा कैल्शियम कितना हो गया 3 दूना 6, कैल्शियम बोले क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना हो गया 3 दूना 6, तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन गड़बड़ा गया क्या, तो अगर ये 2 हम एल्यूमिनियम को भी दे दें तो हो जाएगा, तो अब 2 चीज मेरा संतुलित हो गया, एल्यूमिनियम भी और क्लोरीन भी, एल्यूमिनियम भी और क्लोरीन भी, और आगे चेक करते हैं कैल्शियम कितना है, लेकिन यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, कैल्शियम कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 दे रहे हैं, तो कैल्शियम भी हो गया मेरा बराबर, क्लियर है अभी तक, तो मेरा क्या क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया और कैल्शियम हो गया, अब बचा क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर आगे से 3 गुना और नीचे से 2 गुना, तो 3 गुना, यहाँ ऑक्सीजन में देखो आगे से 2 गुना नीचे से 3 गुना, 3 गुना, तो ऑक्सीजन भी हो गया 6, हाँ दोनों ही गुना आ जाता है, तब इसी में हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का 2 गुना आगे से 3 गुना, 3 गुना, हाइड्रोजन का 3 गुना आगे से 2 गुना, 3 गुना, मतलब अनदेखे में हो गया कि नहीं, संतुलित समझ में आया, एगो को पकड़ना है, आराम आराम से संतुलित कर देना है, ठीक, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो अब लिखना क्या, जितना ही पट्टी होगा उतना ही इधर होगा, बराबर होगा, और भी एग्जाम्पल ले ले, अब यही इसी को बताते हैं बहुत बार, ताकि ज्यादा दिमाग में कुछ मिटा दो इसको, या इसको फिर से बताएं, ये तो फिर से बताने लायक है भी नहीं क्या, इसको रहने देते हैं, एग्जाम्पल दो, अब दूसरा दो एग्जाम्पल दो, मान लो लिखा Al प्लस H2SO4, बोल के पढ़ना है, Al2SO4 का होल 3 और प्लस में H2, यही है ना, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, अब हमको इसको क्या करना है, संतुलित करना है, देखो अब इसको मिटा दे फिर से, ये न्यू लिखेंगे, ये फिर से लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर क्या था, एल्यूमिनियम था, कितना एल्यूमिनियम 1, अच्छा इसमें हाइड्रोजन है, सब अलग अलग, इसको मिटाने पड़ेगा, इधर क्या था, हाइड्रोजन था ना, और क्या था सल्फर था, और क्या था ऑक्सीजन, नहीं दिख रहा, बीच में खड़े हो जाते हैं।
तो कैसे दोनों साइड में कैसे देखें? इधर जो लिख रहे हैं वो दिखा रहा है, ये वाला हम देखते रहे। तो ऑक्सीजन एल्युमिनियम कितना था? 1। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। और सल्फर कितना हो गया? 4। ये O किसमें 4 किसमें लगा? अगर हम ऐसे देते ना तब होता S भी 4 और O भी 4। क्या ब्रैकेट था? नहीं था। ये सब बात को समझना, बहुत मिस्टेक होता है इसमें। डायरेक्ट ये क्या लिखा? O4 SO4, यानी S तो एक ही है, O कितना है? 4 है। तो S कितना है? सल्फर कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 4। अब उधर का पार्ट देखते हैं। इधर एल्युमिनियम कितना था? 2। इधर तो अब देखो ब्रैकेट लिया है, अब आया कुछ समझ में? सल्फर यहाँ पर क्या गो? 3 गो। इसका लिखना क्या था? हाइड्रोजन ना पहले लिखना था, सल्फर इसके बाद ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन देख लो पहले क्या गो है? 2 हाइड्रोजन है। फिर सल्फर कितना है यहाँ पर? 3 है। और ऑक्सीजन 4 दिया। बाप रे, ऑक्सीजन तो बहुत है। कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले एल्युमिनियम कितना है? 2। और यहाँ एल्युमिनियम कितना है? तो इसको अगर हम 2 दे दें तो एल्युमिनियम तो खुश, एल्युमिनियम का कहानी खत्म। एल्युमिनियम हो गया, शांत हो गया ना? ऐसे मान लो इसको भूख लगा था, कितना रोटी का भूख लगा था? 2 रोटी। 2 रोटी खा गया, शांत हो गया। और एगो देखो शांत होता, एगो तो बोलेगा पहले से था, इसके आगे में ना छिपा हुआ नीचे में, एक पहले से था। अब अगर हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन यहाँ भी कितना है? तो हाइड्रोजन भी शांत है, लेकिन देखना अभी गड़बड़ आएगा। सल्फर कितना है? 1। और यहाँ कितना है? 3। अब हमको कोई उपाय है कि ये जो 3 यहाँ सल्फर है, इसका वाला 3 ही यहाँ लाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ आगे में देंगे तो जो हो बेचारा हाइड्रोजन शांत बैठा था, और हम कितना अच्छा से बैठे थे शांति से, आगे तुमने हल्ला उल्ला कर दिया। इसको भी 3 रोटी खिला दीजिए। हाँ, उसको भी खिलाना पड़ेगा। मतलब चुपचाप था कि ना अकेले, मतलब हमको भूख नहीं लगा, लेकिन एगो दोस्त आया, चलो 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 बढ़ते खा लेते, तो खाली तू भी खाएगा और एगो दोस्त है, तो जब इधर खाएगा तो इधर भी खाएगा। तो अगर हम यहाँ पर से दिए 3, किसको संतुलित करने के लिए? सल्फर। सल्फर के चक्कर में डूब गए क्या? हाइड्रोजन को लेके, तो डूबे नहीं है। इसको भी दे देते हैं 3, इस हाइड्रोजन को भी दे देते हैं 3। तो सल्फर तो संतुलित हुआ ही इस 3 के चक्कर में, और जैसे हम इधर दिए तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब बचा क्या मेरा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 आगे से, 4 नीचे से, 4 दिया, यहाँ ऑक्सीजन 4 दिया। तो बिन देख ले ऑक्सीजन आके खा लिए, मतलब लुका के यार क्या खा के भाग गया। बुलाए नहीं थे ऑक्सीजन को, बुलाए थे, पता इधर 12 को पहले से था। अभी हम ऑक्सीजन को 3 रोटी दिए थे या केक दिए थे ऑक्सीजन को, लेकिन फिर भी खा लिया। तुम बुलाइए। ऑक्सीजन का नंबर है O2। ऑक्सीजन का नंबर क्या? O2। अब डेली तुम लोग लेते रहते हो, बताओ कितना पास में डेली तुम्हारे पास आता है, तो ये ना बुलाती है, खाली खाती है, खुद है, खिलाती थोड़ी है। इस समझ में आया? बताओ, इससे भी इजी कुछ हो सकता है? रासायनिक समीकरण संतुलन। और एक बताते हैं, आज इसी को क्लियर करना, कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन पूछता है। जो हार्ड है जरा वो दीजिए, हम लोग कॉपी में नोट जो हार्ड लग रहा है वही नहीं, आप दीजिए, हम लोग कॉपी में बनाएंगे। इसमें हार्ड ना है? अरे सब बन जाएगा, तुम लोग तुम देख लेना। क्वेश्चन बैंक तुम पलट लेना, तुम क्वेश्चन बैंक पलट के देख लेना, बोलोगे खुद है कि हार्ड ना है। सर क्लास में गप हो रहा है, बातचीत नहीं, यहाँ देखो आराम से समझो। बोले हैं बोल के पढ़ने, तो आपस में बोल के नहीं पढ़ना है, हम बोलवा रहे हैं, बोलो। चलो देखो यहाँ पर क्या है, इधर अगर हम देखें तो क्या, तो और आसान था। क्या कितना है? 1। इधर कितना है? इसको उधर बिना लिखे संतुलित कर देते, बिना लिखे डायरेक्ट। तो क्या यहाँ कितना गया? 1। इधर भी 1। Cl कितना है? 1। यहाँ भी 1। ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ 2। क्या इसका एल्शियम आएगा बबुआ? और एल्शियम ना आएगा तो इसका 2 यहाँ, और इसका 3, तो इसका 2 यहाँ दिए। तो जो शांति बैठा था K और Cl, चौपट कर दिया ना, हो गया। इधर शांति था कि नहीं? K Cl बराबर था, लेकिन जैसे ऑक्सीजन अपने चक्कर में इसको डुबा दिया, K और Cl को दोनों को, तो K कितना हो गया? 2। Cl भी कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया संतुलित। ऑक्सीजन 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना। इसके आगे में अगर हम 2 लगा दें तो यहाँ भी पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2। बात हो गया क्लियर? तो अब आगे बढ़े, रासायनिक समीकरण संतुलन हो जाएगा। हो जाएगा। चलो और थोड़ा सा एक टॉपिक देख लेते इसके बाद, रासायनिक समीकरण संतुलन। अभी हम क्या क्या सीखे? पीछे का रिवीजन भी किया, प्रश्न में देखेंगे रासायनिक समीकरण का संतुलन किस तरह से क्या है, तो इसका क्या नियम है, रासायनिक संतुलन को लिखने का क्या नियम है, ठीक ना। अच्छा देखते हैं, रासायनिक अगर समीकरण को अगर हम लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो क्या फायदा होगा? कुछ फायदा है?
तो रासायनिक समीकरण क्यों बना है? कुछ तो फायदा होता होगा, फायदा होता है। जब बड़का ढका लिखेंगे से सोडियम लिखेंगे, सोडियम इतना बड़ा हुआ और सोडियम लिखेंगे, बताओ कौन कम जगह लिया? ये वाला कौन कम टाइम लिया? ये वाला लिया कि ना? कौन कम पेन खर्चा करवाया? ये वाला कौन कम कागज खर्चा करवाया? ये वाला। मतलब अगर तुमको कागज का बचत करना है, मतलब तुम महाकंजूस हो, तो हम क्या करेंगे? कंजूस नहीं, महाकंजूस। तो हम क्या करेंगे? सोडियम को सोडियम ना लिख के इसका संकेत लिख देंगे Na। क्या लिख देंगे? Na। तो अगर हम उसको हिंदी में लिखेंगे यानी रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे इस तरह नाम लिख के, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे बोलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखना अभी कितना बड़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका अभिक्रिया करा देंगे ना, पता नहीं, वही तो बता रहे तुम लोग बोले कोई फायदा नहीं। हम सर कहाँ कुछ बोले, हम बोले सर आप अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड दिख रहा है क्या? देखो ना ग्रीन ग्रीन कम दिख रहा है, दिख रहा है राहुल। तो देखो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया किसे करवा दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब जानते हो क्या बनता? तब बता, अभी इतना बड़ा तो सिर्फ यही हो गया, सिर्फ अभिकारक। और इसको अगर हम संकेत में लिखेंगे ना तो HCl प्लस NaOH। अब बताओ कौन लिखना पसंद करेगा? यही वाला। ये तो खाली अभिकारक लिखे बोर्ड भर गया और देखो ये इतने में अट गया कि नहीं? इसीलिए वैज्ञानिक लोग सोचा कि क्यों ना हम इतना बड़का बड़का जो नाम लिखेंगे हम उसको रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें, और समीकरण के रूप में व्यक्त करने से टाइम बचता है। पहला बात क्या हुआ? टाइम बचता है। दूसरा बात लिखने समय तो कम लगे, वही ना, लिखने में समय कम लगा तो टाइम नहीं बचा, पेज भी बच गया और पेन भी बच गया। और दूसरा बात जाने तो ये जो हम लिखेंगे अपने भाषा में, हम हिंदी में लिखेंगे, कोई इंग्लिश में लिखेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिखेगा कि नहीं? लेकिन इसको हिंदी इंग्लिश में लिख के दिखा दो। मान लो बांग्ला वाला पढ़ेगा बांग्ला में इसको लिखेगा, मान लो कि अमेरिकन वाला पढ़ेगा तो दूसरा वाला, मतलब जो भी अलग अलग भाषा, अमेरिकन तो इंग्लिश से चलता है, जो भी होगा मान लो अलग अलग भाषा में लिखेगा, चाइनीज वाला चाइना में लिखेगा, चाइनीज जो भी होगा। तो आप बताइए ये वाला अगर लिखेगा तो सबको समझ में आएगा, इंटरनेशनल लेवल पर समझ में आएगा, वैज्ञानिक तो सब जगह जाएगा, एक्सपेरिमेंट सब जगह करेगा। इसीलिए क्या बनाया गया? उसका संकेत बनाया गया, उसका सूत्र बनाया गया, और इस सूत्र के माध्यम से ये सबको मदद किया गया ताकि सबका अगर कहीं भी जाए ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये संकेत का प्रयोग होता है, समझे? ये संकेत का प्रयोग होता है, कहीं भी जाओ ऑल ओवर इंडिया में सब इसी तरह, इंडिया बोलो या ऑल ओवर वर्ल्ड बोलो, पूरा दुनिया में। लेकिन इस तरह से लिखोगे गवा जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ई नहीं लिखेगा, इसको लिखेगा इंग्लिश में HYDRO ऐसे करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेगा, समझे? इसको लिखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इंग्लिश में लिखेगा वो, तो वो लिखावट तरीका अलग हो गया। लेकिन वो भी अगर समीकरण लिखेगा तो यही संकेत भी लिखता है। हाँ, समीकरण अगर लिखेगा तो यही लिखेगा, समझे कि नहीं? तो बता समीकरण लिखना फायदेमंद है कि नहीं? क्या क्या फायदा है? समय का बचत, कॉपी का बचत, कलम का बचत, प्लस में अगर हाँ सबको समझने के लिए, पूरा दुनिया के लोग को समझने के लिए, समझे कि नहीं? तो ये हमारे लिए फायदेमंद था। इसके बाद और देखिए ये लाभ देख लिया, रासायनिक समीकरण क्या था? लाभ था इसमें। हानि से क्या? हानि क्या है? हानि क्या है? सर वैज्ञानिक के हर एक चीज, सॉरी विज्ञान के हर एक चीज से लाभ या हानि होता ही होता है। सब चीज से तो हानि नहीं ये होता है, कहता है जिससे लाभ भी होता है, कहता है जिससे हानि होता है, और कुछ कुछ से बहुत बहुत ज्यादा ऐसा है कि दोनों चीज होता है। लेकिन ज्यादा लाभ को काउंटिंग क्या है? हानि ये होता है ये जल्दी किसी को याद नहीं रहता है। इसमें 118 तत्व का खोज किया गया, और का सबका संकेत याद नहीं रहता, और मुंह से बोल के इसको हिंदी में लिख लेता है, तो वो हानि थोड़ी हो गया। मिटा दे इसको। अब जो कुछ जब हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे ना, उसमें मान लो जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो कुछ हो सकता है कि वो ठोस रूप में होगा कि नहीं? कुछ हो सकता है कि द्रव के रूप में होगा, या कुछ हो सकता है कि गैस के रूप में होगा ना। वैसे हम हाइड्रोजन लिखें और क्लोरीन लिखे, ये दोनों गैस है, ये दोनों क्या है? तो हम कैसे इसको दिखाएंगे? अगर किसी को दिखाना चाहे कि ना ये गैस है, हम किसको इसको लिखेंगे इसे गैस है ये, ऐसे करके इसका कुछ संकेत होता है, इसका कुछ क्या होता है? संकेत। अगर जलीय द्रव है, मान लो लिक्विड फॉर्म में है, जलीय विलयन है, क्या है? विलयन है, तो ये सब को दिखाने के लिए विलयन, ये सब को दिखाने के लिए अलग अलग संकेत होगा। अगर ठोस कोई चीज होगा तो उसके ब्रैकेट में S लिख देंगे, क्या लिख देंगे? S फॉर सॉलिड, S फॉर सॉलिड। अगर लिक्विड होगा तो L लिख देंगे, क्या लिख देंगे? L। और गैस होगा तो क्या लिख देंगे? G फॉर गैस। और विलयन होगा, विलयन, तो एक Q लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ये ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? ये किसको क्या करना ध्यान में से? इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देकर दिखा, क्यों दिया
जैसे मान लो ये लिखा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ठोस है, इसमें लिख दिया S, सॉलिड हो गया। इसके बाद देखो बना ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड बना है। अब प्लस में बना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है कि ना है, तो गैस में क्या लिख देंगे जी लिख देंगे। ये बात समझ में आया? अगर कहीं ये सब लिखा रहेगा जान जाएंगे ना। S फॉर सॉलिड, मतलब ये क्या गया गैस, गैस बोलते हैं ठोस, ठोस के लिए किसका प्रयोग करेंगे S का, द्रव के लिए L का, गैस के लिए G का, और विलयन के लिए A। बात क्लियर है क्या? तो अभी हम देख लिए रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे होता है, संतुलन करना क्यों आवश्यक है, हाँ हो गया, संतुलन करना क्यों आवश्यक है, और पीछे वाला क्लास का रिवीजन भी कर लिए। ठीक, तो तुम लोग का होमवर्क रहा कि जहाँ जहाँ जितना क्वेश्चन बैंक हो, BVD हो या फिर बुक हो, उसमें जितना रासायनिक समीकरण का संतुलन होगा खोज खोज के करके आना। हम सब का कॉपी चेक करेंगे, कम से कम 10 मिनिमम 10 गो रासायनिक समीकरण का संतुलन कॉपी में होना चाहिए। जिस तरह आप बताया उस तरह लिखना पड़ेगा। हाँ, उस तरह से लिख के बनाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद अभिकारक प्रतिफल लिखेंगे, ये हुआ सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट। अब उसके बाद हम हल करेंगे तो लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम कर देंगे संतुलन और फिर से डब्बा बना के उसमें लिख देंगे कि ये बराबर कर देंगे। क्लियर है? तो अब अगला क्लास क्या होगा, कल होगा। कम से कम कितना बना के लाना है, 10। अच्छा मंडे से, मंडे से ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लाइक कमेंट करें।